नमस्कार, मैं नंदराम धाकड़ आपके सामने 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड लेसन जो था अपना, उसका फर्स्ट टॉपिक अपन ने एस्किमो जनजाति पढ़ा था। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है अपना बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति के बारे में अपन सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जनजाति जो है ये अफ्रीका महाद्वीप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप आप भी कॉपी में आपकी नोटबुक में बना लीजिएगा। इसमें ये दक्षिणी अफ्रीका जो है, पूरा दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, इस पूरे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मकर रेखा वाला क्षेत्र है। मैंने आपको मकर रेखा पहले भी बताई थी, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। मतलब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती है। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पर पाई जाती है। बुशमैन जनजाति, ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका और अंगोला, इन देशों में निवास करती है। यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। मरुस्थल का नाम आपको याद रखना है बिल्कुल। कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे पाया जाता है। इस कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति निवास करती है। यह अत्यधिक गर्म मरुस्थल है। इसे उष्ण मरुस्थल भी कह सकते हैं अपन। ये जनजाति जो निवास करती है 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ निवास करेगी? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश ही अपने पास दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्रों में निवास करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? प्रजाति। इससे पहले अपन एस्किमो जनजाति पढ़ चुके हैं। एस्किमो जनजाति में भी अपन ने मंगोल प्रजाति पढ़ी थी, वो मंगोलिया से संबंधित थे। मंगोल प्रजाति वहाँ पे अपन ने पढ़ी थी। यहाँ पे जो जनजाति है वो बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रिटो का अर्थ होता है छोटे कद का व्यक्ति, मतलब इस प्रजाति से संबंधित ये जनजाति है। तो इसके जो व्यक्ति है, ये लोग जो है, ये छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के, छोटे कद के लोग होते हैं। आप सबसे पहले याद रखना है इसके निवास क्षेत्र। ये सारी बातें पर 1 बाय 1 कर लेंगे। सबसे पहले निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में सबसे पहले नामीबिया, बोत्सवाना, इसके बाद याद रखना आप जाम्बिया। सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, ध्यान रखना आप। जाम्बिया के बाद याद रखना दक्षिण अफ्रीका और अंगोला, लास्ट देश है अंगोला आदि देशों में पाए जाने वाले कालाहारी मरुस्थल में। ये आप ऐसे ही याद रखना इसको, पाए जाने वाले कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ये पूरा आपको याद रखना है। और ये जितना आपको क्षेत्र लिखा है मैंने, पूरा क्षेत्र, ये 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आ जाता है। आप ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ से जैसे नीचे चलेंगे, ये 18 डिग्री का क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है। 24 डिग्री का क्षेत्र यहाँ पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि 23 डिग्री पे अपने मकर रेखा है। इसे भी आप देख सकते हो। इस वाले क्षेत्र को बेचुआना लैंड बोलते हैं, बेचुआना लैंड।
बेचुआनालैंड बोलते हैं कौन से क्षेत्र को? 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र को। इस क्षेत्र के बारे में अपन ने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं 1 बाय 1। 5 देश हैं, 5 देशों में कौन से मरुस्थल का प्रसार है? कालाहारी मरुस्थल का। ये जो मरुस्थल है उष्ण मरुस्थल कहते हैं इसको, उष्ण या गर्म मरुस्थल है, बिल्कुल। इसके बाद याद रखना है जो प्रजाति है इससे संबंधित है बुशमैन जनजाति। देखो इनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। जनसंख्या है 10,000 इनकी जनसंख्या है टोटल। और कितना वर्षों से निवास कर रहे हैं? 20,000 वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं। 20,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं आपको याद रहना चाहिए। कालाहारी मरुस्थल जो है इस क्षेत्र को बेचुआनालैंड भी कहते हैं अपन। और एक चीज और याद रखनी है, ये जो कालाहारी मरुस्थल है बेचुआनालैंड, यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसको बोलते हैं एटोसिया राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, परीक्षा में भी आ चुका है पहले। एटोसिया राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा कि जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ पे दे रखा है एटोसिया राष्ट्रीय उद्यान। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, आप ये मैप जरूर बनाइएगा। इस मैप से आपको ये जनजाति जो है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? शिकार, और शिकार को आखेट भी बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। शिकार और आखेट एक ही बात है। शिकार और खाद्य, ये लिख रहा हूं, खाद्य संग्रहण, मतलब भोजन इकट्ठा भी करते हैं लोग, शिकार करते हैं और खाद्य संग्रहण भी करते हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें ही आपको याद रखना है इनका प्रिय भोजन क्या है। प्रिय भोजन, इनका प्रिय भोजन है दीमक, चींटियां और अंडे। ये इनका प्रिय भोजन है। विशेषता भी याद रखनी है। विशेषता, इस जनजाति की क्या विशेषता है? इस जनजाति के लोग नकल करने में दक्ष होते हैं। किसी भी पशु पक्षी की नकल आराम से कर लेते हैं या उसके जैसी सेम टू सेम आवाज निकाल सकते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता है, इस जनजाति के लोग नकल करने में दक्ष होते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? ये विश्व की एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें लोग सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी शब्द का अर्थ होता है कि अगर इनको पूरे दिन भर घूमने के बाद भी अगर भोजन नहीं मिले तो ये अपने परिवार के लोगों को ही मार कर खा जाते हैं। ये आर्थिक क्रियाकलाप हो गए इसके बाद सामाजिक क्रियाकलाप, जो संस्कृति है इनकी सामाजिक क्रियाकलाप। सामाजिक क्रियाकलाप में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जादू टोने और भूत प्रेतों पर विश्वास है। इनका विश्वास रखते हैं, जादू टोने और भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हैं। दूसरा पॉइंट, इस जनजाति में
बीमार का निवारण करने वाला ओझा कहलाता है। ओझा क्या कहलाता है? ओझा कहलाता है। ओझा कहते हैं उसको। तीसरा पॉइंट, यह जनजाति वर्तमान में आदिम कृषि करने लगी है। क्या करने लगी है? आदिम कृषि। आदिम कृषि का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, ऐसी कृषि जिसमें स्थानों को बदल बदल कर फसलें बोई जाए। और आपको थोड़ा सा और विस्तार में बता देता हूँ मैं। स्थानांतरित कृषि में जैसे एक स्थान पर कृषि करते हैं तो लगभग 2 से 3 वर्ष तक वहाँ पर कृषि की जाती है। उसके बाद जैसे ही उस भूमि का या उस भूखंड का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है तो वहाँ पे फसल नहीं उत्पादित हो पाती है। तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कृषि या नया स्थान तैयार कर लिया जाता है और वहाँ पे कृषि करने लग जाते हैं। जैसे ही 2-3 वर्ष तक यहाँ पे कृषि करेंगे, ये जो स्थान जो अनुपजाऊ हो चुका था वो धीरे धीरे उपजाऊपन स्वीकार कर लेता है या उसके अंदर उपजाऊपन आ जाता है। तो 3 वर्ष के बाद ये वापस इसी स्थान पर कृषि करने आ जाते हैं। इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। चौथे नंबर की जो विशेषता है, चौथे नंबर की विशेषता इनकी, इस जनजाति में महिलाएं एक ओढ़नी पहनती है जिसे क्रॉस कहा जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्रॉस शब्द लिखाया था, उस क्रॉस शब्द को आप वहाँ पे याद नहीं रखना है आपको, क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन में वहाँ पे मैंने क्रॉस शब्द आपको लिखवा दिया था। 5वें नंबर की जो विशेषता है, इस जनजाति की पेंटिंग्स प्रसिद्ध हैं। इस जनजाति की पेंटिंग्स प्रसिद्ध हैं। ये सारी चीजें आप लिख लो। और इसके बाद अपन शिकार की प्रक्रिया भी देख लेंगे। इसकी शिकार, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, शिकार की प्रक्रिया। सबसे पहले हथियार क्या होते हैं? इनके औजार। इनके औजार तीर, कमान और भाला होता है। दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं? फंदा डालकर शिकार करते हैं। फंदा डालकर शिकार करते हैं। तीसरी विशेषता, तीसरे किस प्रकार शिकार करेंगे? ये लोग गड्ढे खोद कर शिकार करते हैं। आपने सेम विशेषताएं एस्किमो जनजाति में भी पढ़ी थी, खोद कर शिकार करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आपको याद रखना है
कि शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग को मारने के बाद, शुतुरमुर्ग का शिकार करने के बाद उसके अंडों को पात्र के रूप में उपयोग में लेते हैं, लिख लीजिएगा आप। इसके बाद अगली विशेषता जो है वो है शिकार की प्रक्रिया से आप, ये शिकार की प्रक्रिया आपकी पूरी हो चुकी है। इसके बाद इनके जो मकान होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मकान किस प्रकार के होते हैं? इनके मकान गुफाओं में होते हैं। कहाँ होते हैं? गुफाओं में इनके मकान होते हैं, या गुंबदाकार झोंपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। कौन सी झोंपड़ियां? गुंबदाकार झोंपड़ियां। ये भी आप याद रखना। मकान किस प्रकार के होते हैं? या तो गुफाओं के अंदर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उन चट्टानों में लोग गुफाएं बना लेते हैं और शिकार करते हैं। इस प्रकार से बाहर से पूरी चट्टान दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से इस चट्टान को तोड़कर इन्होंने गुफा बना ली। तो इस प्रकार की गुफाओं में निवास करते हैं या गुंबदाकार झोंपड़ियों में निवास करते हैं। ये बुशमैन जनजाति है आपकी। बुशमैन जनजाति और एस्किमो जनजाति दोनों में से एक जनजाति का एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इनको थोड़ा अच्छी तरह से ढंग से याद करें। तीसरी जनजाति अपने पास भील जनजाति है। भील जनजाति, भील जनजाति भारत में निवास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति है, इससे अनेक क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं। और इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। भारत ये भारत का मानचित्र है मान लो। इसके अंदर भील जनजाति राजस्थान, ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में निवास करती है इस जगह। थोड़ा सा इधर गुजरात में भी पंचमहल, मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, मंदसौर में। फिर और आगे चलेंगे तो इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक निवास करती है। ऐसे आपको याद रखना है। ये जो है राजस्थान है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। भील जनजाति के निवास क्षेत्र आपको याद रखने हैं। राजस्थान में निवास क्षेत्र सबसे पहले याद रखना है। राजस्थान में कौन कौन से जिलों? सबसे पहले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में निवास करती है। ये चारों जिले आपको याद रखने हैं। राजस्थान में भील जनजाति 4 जिलों में निवास करती है। सबसे पहले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा भी छोटे मोटे क्षेत्र हैं, जैसे भीलवाड़ा है,
भीलों के द्वारा ही बसाया गया है, इसलिए इसको भीलवाड़ा बोलते हैं। भीलवाड़ा, कोटा, ये भी आप याद रख सकते हो। कोटा की स्थापना कोटिया भील नामक व्यक्ति ने की थी। मध्य प्रदेश में रतलाम और झाबुआ, यहाँ कोमा लगा दिए। इसके बाद है मंदसौर, 3 जिलों में मध्य प्रदेश में निवास करती है जनजाति। गुजरात के एक जिले में निवास करती है, ये गुजरात है अपना, पंचमहल। आप याद रखना, गुजरात का एक जिला जो है पंचमहल है, वहाँ पे जनजाति निवास करती है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में निवास करती है, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक और अहमदनगर और औरंगाबाद आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये तीनों ही कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है, इसमें एक जिला है दुर्ग, दुर्ग जिले में ये जनजाति निवास करती है। ये सारे क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। राजस्थान राज्य में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में निवास करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश में रतलाम, झाबुआ और मंदसौर जिलों में निवास करती है। फिर गुजरात में पंचमहल जिले में भील जनजाति निवास करती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में निवास करती है। महाराष्ट्र के जिले आप याद रखना, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद। ये निवास क्षेत्र हैं इसके भील जनजाति के। भील जनजाति में भील शब्द का अर्थ, भील शब्द का जो अर्थ होता है वो तीरंदाज होता है, तीरंदाज। ये भी पूछा जाता है, भील शब्द का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। इसके बारे में थोड़ा सा आप इसको बना लो पहले। देखिए आगे चलते हैं अपन। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को जंगल का शिशु या वनपुत्र कहा है। जंगल का शिशु या वनपुत्र कहा है। भील जनजाति जो है, इसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की ओर से विशेष भूमिका निभाई थी। ये लाइन भी आपको इसमें याद रखनी है। महाराणा प्रताप दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित थे, और ये जनजाति जो है ये भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाए जाते हैं। इस पूरे क्षेत्र को एक शब्द में मेवाड़ कहा जाता है, और महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, इसलिए इस जनजाति ने उनकी सेना में विशेष भूमिका निभाई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। भील जनजाति अपनी चल रही है। अपन ने कल एस्किमो जनजाति पढ़ी, जिसके PDF नोट्स आपके ऐप में डाल दिए गए हैं। उसके अलावा बुशमैन जनजाति के भी आज डल जाएंगे, और भील जनजाति जो है उसके कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इस ऐप पर हमेशा बने रहे और अपने अन्य सहयोगियों को भी इसमें जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।